नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वॉइस के इस चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड उसके तैयारी की बात करेंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि 64th का मेंस का रिजल्ट अभी अभी आया है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 66th बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। अब 66th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने के डेट एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, बस ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त मिड या सितंबर के मिड तक ये आ जाना चाहिए, यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर ये नोटिफिकेशन आप लोग के सामने आ जाएगा। अब समस्या ये है कि नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, मगर लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत सारे लोग तैयारी के अभाव में पीछे छूट रहे हैं। कारण यह है कि सभी, जैसा सबको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन सब भी बंद है, प्लस सभी अभी अपने घर में बंद है, तो कोई इधर उधर मूव नहीं कर सकता। और इस सिचुएशन में यह ज़रूरी है कि पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए, अदरवाइज़ जो लोग अभी छूट जाएंगे पीछे, उनके लिए आने वाले टाइम में उसको कवर अप करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक सीरीज चालू किया है 66th बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। अभी मेंस की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग पहले प्रीलिम्स तो क्लियर करें, उसके बाद मेंस की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसके दौरान हम लोग क्या करेंगे, फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज लाया जाएगा सभी लोगों के लिए जो इसको यूज करना चाहते हैं और इस लॉकडाउन के सिचुएशन में इसको यूज करके अपना 66 बीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं प्रीलिम परीक्षा। ठीक है, इसमें बेसिक आइडिया यह है कि वैसे लोग जो इस एग्ज़ाम में 3-4 साल से जुड़े हुए हैं और पहले एग्ज़ाम देकर जिन्होंने क्लियर किया हुआ है और जो मदद के लिए उपलब्ध हैं इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, उनसे मदद लेकर वैसे लोगों को मदद की जाए जो इस लॉकडाउन में फंसे हैं और रिसोर्सेज के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज का एक और उद्देश्य है कि वैसे लोग जो तैयारी करना चाहते हैं और जो तैयारी में कुछ हद तक आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आगे तैयारी कैसे कंटिन्यू की जाए, उन सभी लोगों को तैयारी के लिए हम लोग अलग से एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से उनको तैयारी करवाई जाएगी। इसमें वैसे लोग भी जुड़े रहेंगे जो ऑलरेडी बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। इसमें हम लोगों ने आप लोग के लिए कैसा स्ट्रैटेजी और कैसे तरीकों के द्वारा हम लोग इसको पूरा करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग बीपीएससी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि ये वैसे लोगों को मदद करे जो तैयारी तो शुरू करना चाहते हैं, परंतु इस लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से उनको बीपीएससी का ABCD भी नहीं पता और वो तैयारी किसी वजह से शुरू नहीं कर पाए, तो उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाए इस एग्ज़ाम के बारे में, ताकि वो भी आने वाले टाइम में तैयारी कर सके या अभी से तैयारी करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, फिर बात करेंगे सोर्सेज क्या हमको चाहिए, कौन सी किताबें चाहिए, फिर क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि हम आप लोग को कैसे गाइड करेंगे। गाइडेंस होगा लास्ट में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं बीपीएससी के बारे में मूलभूत जानकारी के, तो सबसे पहले आता सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है नेचर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और आगे किस टाइप के पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। हालांकि किसी को पता नहीं होता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे आप चाहें तो एक अच्छा खासा खाका बना सकते हैं, जिसके तहत आपको तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। और थर्ड पॉइंट है कि प्रीवियस 5 साल के कट ऑफ के बारे एनालाइज करेंगे कि कितना कट ऑफ जाता है, कैसे जाता है अलग अलग सेक्शन के लिए, जैसे जनरल हो गया है, जनरल में मेल फीमेल,
या फिर बीसी वर्ग हो गया, बीसी में मेल फीमेल, ईबीसी वर्ग हो गया, उसमें मेल फीमेल, एससी एसटी वर्ग हो गया। तो सभी वर्गों के कट ऑफ की जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कितना स्कोर करना है मिनिमम, ताकि आप उस रेस में बने रहें और पहली बाधा जो कि प्रीलिम्स के रूप में है उसको क्वालिफाई कर सकें। और अगर 5 साल का कट ऑफ ट्रेंड आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 साल 3 साल का जानना चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम प्रीवियस ईयर को तो पता ही होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे 3-4 साल के कट ऑफ का एनालिसिस देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे कि कितना कट ऑफ रहा है, उसके आधार पे हमको कितना स्कोर करना है। आइए देखिए, सिलेबस की जब बात करते हैं तो सबको पता है जीएस सब बोलते हैं, लेकिन जीएस तो आपके एसएससी में भी पूछा जाता है, जीएस आपका बैंकिंग में भी पूछा जाता है, जीएस आपका रेलवे में भी पूछा जाता है। तो इस जीएस में और उस जीएस में क्या अंतर है? बेसिकली देखिए, अगर आप देखिएगा तो सभी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के सवाल, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स रहते हैं। लेकिन इस जीएस में, मतलब बीपीएससी के जीएस में और अन्य एग्जामों के जीएस सिलेबस में बहुत अंतर है। अंतर क्या है मैं बताता हूँ। जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, रेलवे के एग्ज़ाम या फिर और दूसरे एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम में जो जीएस होता है वो वन लाइनर टाइप का होता है। वन लाइनर मतलब कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, या फिर औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, या फिर भारत के संविधान का ये अनुच्छेद किस जगह से लिया गया, इस टाइप के होते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें डिफाइंड एरिया से ही पूछा जाता है। डिफाइंड एरिया मतलब कि कुछ ऐसे एरिया है जहाँ से ही सवाल बनाए जाते हैं। हालांकि सिलेबस में पूरा होता है, लेकिन उन एरिया से बनाने का तात्पर्य ये होता है कि ताकि सिलेबस को एक तरीके से बांधा जाए। अदरवाइज अगर वन लाइनर बनाया जाए जीके जीएस तो बहुत लाख फैक्ट्स हैं जिसको कवर करना इस वनडे एग्ज़ाम का पॉसिबल नहीं है। हालांकि उस टाइप का नेचर बीपीएससी या यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस में दिखता है, लेकिन हम लोग उस पैटर्न पे तैयारी नहीं करेंगे। उस पैटर्न पे तैयारी नहीं करेंगे कहने का मतलब ये है कि हम लोग वन लाइनर जाके सीधा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, लास्ट में वन लाइनर रिवाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन सिर्फ वन लाइनर करेंगे तो हमको वो फैक्ट याद नहीं रहेगा लंबे समय तक। तो हमको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर बुक उठाना है और उस बुक को पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। उस टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, उससे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा कि उस टॉपिक का वन लाइनर तो याद रहेगा ही रहेगा, उसके आगे पीछे की कहानी भी पता रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप उस पर्टिकुलर फैक्ट को भूल रहे हैं, उस पर्टिकुलर तथ्य को भूल रहे हैं, तो वो तथ्य आपको उस बैकग्राउंड के माध्यम से, उसके आगे पीछे की कहानी के माध्यम से आपको याद रहेगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि इसको अच्छे सोर्स से टॉपिक वाइज पढ़ा जाए, जिसमें पूरे टॉपिक कवर किए जाए। ठीक है, तो सिलेबस बेसिकली वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। एक चीज़ और देखने वाली बात है यहाँ पे कि ये जो बिहार स्पेशल है ये काफ़ी टेक्निकल होता है। टेक्निकल कहने का मतलब काफ़ी डेप्थ में सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, नहीं, सवाल काफ़ी डेप्थ में पूछे जाएंगे, चाहे वो बिहार की हिस्ट्री से हो, चाहे वो बिहार की ज्योग्राफी से हो, चाहे बिहार के पॉलिटी से हो, चाहे बिहार की इकोनॉमी से हो, या बिहार के इवन करंट अफेयर्स से हो। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि बिहार स्पेशल पे भी अच्छी पकड़ हो। हालांकि हम डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है ये लगभग 2 घंटे का होता है और इसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 150 सवाल पूछे जाते हैं, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बोलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे विकल्प आपको दिए जाएंगे और उसमें से जो सर्वोत्तम उपयुक्त है, सर्वोत्तम उपयुक्त मतलब संभव है कि एक क्वेश्चंस के 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, लेकिन उन दोनों में भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको चुनना है आपको। बीपीएससी के रिसेंट ट्रेंड में ये देखा गया कि वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी डालता है जिसके 2 या इवन 3 आंसर्स पॉसिबल होते हैं,
लेकिन कन्फ्यूजन बच्चों को तब होता है जब बीपीएससी उनके आंसर को काट कर कोई और आंसर देता है। कारण क्या होता है कि आयोग की नज़र में उसका आंसर, सर्वोत्तम उपयुक्त आंसर कुछ और होता है, और बुक में या कभी कभी हम लोग अपने परसेप्शन से भी उसका कुछ और आंसर मारते हैं। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि इन सभी 150 क्वेश्चंस में जो 5 ऑप्शंस होते हैं अलग अलग, उसको काफ़ी ध्यानपूर्वक देखा जाए, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसको चुनने से उस क्वेश्चन का डिमांड पूरा हो जाए उसको चुना जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए आपको कि कैसे आंसर को चुनना है। कैसे, मैं बताऊंगा कैसे करना है उसका प्रैक्टिस। आगे देखते हैं। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि 150 क्वेश्चंस है और 2 घंटे हैं। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एक क्वेश्चन पे मोटा मोटी आपको 1.5 मिनट के आसपास का या उससे थोड़ा कम का समय मिलेगा। ठीक, अब 1.5 मिनट का समय होता, प्लस चूँकि एग्ज़ाम का सेंटर भी इधर उधर दे दिया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपका अपने ज़िले में मिले या बगल वाले ज़िले में मिले। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने फोकस को और फोकस के साथ अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, ताकि आपका 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। अदरवाइज होगा क्या कि आप 130, 135, 140 तक करते करते तो समय आपका निकल जाएगा, और लास्ट के 15-20 क्वेश्चन में आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़े, सिर्फ आंसर को देखें, टिक करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से समस्या ये हो जाती है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन या तो आप छोड़ के आ जाते हैं या गलत कर लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में स्पीड भी मेंटेन किया जाए। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इस एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में खासकर 20 से 30, कभी कभी इवन ज़्यादा क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं एज यूजुअल। मतलब एज इट इज़ कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है हूबहू उसी को उतार दिया जाएगा, अदरवाइज उसको चेंज करके उसके फैक्ट को दूसरे क्वेश्चन में मॉडिफाई करके यूज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से सरसरी निगाहों से देखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे या हम रेस में पीछे छूट जाएंगे। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं या जो हमारे ग्रुप में भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू के इंतज़ार में हैं, वो सभी, उनका स्ट्रेटजी यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आए तो वो तो गलत नहीं होना चाहिए, छूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं बताऊंगा उसको कैसे कवर करना है, आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं। लेकिन तरीका उसका यही होना चाहिए कि हमको प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर कम से कम 2 बार 4 बार कंप्लीट करना है, चाहे वो जिस भी बुक से करना हो। मैं बताऊंगा कौन सा बुक लेना है, लेकिन उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। देखिए, ये है पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स। जब आप कट ऑफ मार्क्स देखिएगा तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जनरल का कट ऑफ मार्क्स है वो एक तरीके से 96-97, अगर आप इसको, हाँ एक ही है, मार्क्स ज़्यादा नहीं, 1 नंबर का अंतर है, तो मोटा मोटी समझिए कि कांस्टेंट मार्क्स है 96-97 का। यानी कि आपको 150 में अगर 97 नंबर आ रहा है तो आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसी तरीके से आप देखिए कि बीसी का कट ऑफ देखिए 93-94 लगभग कांस्टेंट टाइप से है, जनरल का कट ऑफ भी कांस्टेंट टाइप से है, बीसी का कट ऑफ भी 93-94 के आसपास रहता है, कांस्टेंट टाइप से है। हालांकि एससी का कट ऑफ 65 बीपीएससी में बढ़ गया है, 89 हो गया, जो कि 84-85 के आसपास रहता था। लेकिन आप आइए एसटी में देखिए तो 89 मार्क्स रहा, 89 नंबर रहा है। तो एक तरीके से ये कांस्टेंट मार्क्स है, एक तरीके से कहिए, यहाँ तो पूरा ही कांस्टेंट है। तो आप देखिए, मतलब एक कट ऑफ के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उससे 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही लाना है, लेकिन मिनिमम आपको उतना आना ही चाहिए, तभी आप इसके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। उसी हिसाब से फिर फीमेल का भी आप देख सकते हैं, जनरल फीमेल का कट ऑफ लेकिन बढ़ गया है। आप देखिएगा जनरल फीमेल का कट ऑफ, यानी कि महिलाओं के बीच भी कंपटीशन अब बढ़ रहा है। तो जो महिलाएं ये सोच रही हैं कि नहीं, उनका कट ऑफ जनरल मेल के रिस्पेक्ट में कम जाता है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन
आपस में कंपटीशन बढ़ गया। देखिए 86 मार्क्स गया 63rd और 64th बीपीएससी में जनरल फीमेल का, जो कि बढ़ के 5 नंबर बढ़ के हो जाता है 91 मार्क्स 65th बीपीएससी में। उसी तरीके से आप बीसी फीमेल का देखिए, जो 82-84 एक तरीके से कांस्टेंट मार्क्स है, जो बढ़ के चला गया 88 मार्क्स 65th बीपीएससी में। अब एससी फीमेल का देखिए, यहाँ भी अगर 64th बीपीएससी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कीजिएगा तो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस। एसटी फीमेल का देखिएगा अगर, तो यहाँ पर 9 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से आप देखिए ईबीसी में भी डिफरेंस है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स या जो भी फीमेल एस्पायरेंट्स परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये बात को समझें कि ठीक है मेल के रिस्पेक्ट में उनका कट ऑफ कम जाता है, लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें उन महिलाओं में भी, तो चूंकि 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब कि जितने भी सीट्स होंगे उसमें 35% सीट्स रिजर्व रहेंगे महिलाओं के लिए। अब वो 35% सीट अलग अलग वर्गों में बढ़ता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझना ये बात है कि उनमें आपस में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए उनको भी अपनी तैयारी का लेवल बहुत ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तैयारी का लेवल ऊपर रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अब आते हैं हम लोग सोर्सेज पे, किताब प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या किताबें की ज़रूरत है। देखिए हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री को ही तैयार करना है। हिस्ट्री की बात इसलिए सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री क्या है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर किसी सब्जेक्ट से आते हैं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में तो वो हिस्ट्री ही है। आगे हम लोग इसके टेक्निक्स पे बात करेंगे कि हिस्ट्री से सवाल आते हैं तो क्या हिस्ट्री कितना पढ़ना उपयोग होगा, कितना यूजफुल होगा उसको पढ़ना, हम लोग बात करेंगे इस पर। लेकिन हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। बुक्स देख लेते हैं। प्राचीन भारत के लिए हम लोग आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी, और आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम बुक आता है राजीव अहीर की, वो दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि बिपिन चंद्रा आप ना पढ़ें, आप पढ़ें राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम बुक। कारण क्या है? क्योंकि जो राजीव अहीर की बुक है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, मतलब एग्ज़ाम को मद्देनज़र लिखी गई है, मतलब उसको ध्यान में रख के लिखी गई है। उसमें सारे फैक्ट्स जो हैं वो बुक से ट्रिम करके काट के डाले गए हैं। और जब आप बिपिन चंद्रा की बात करते हैं तो वो एकेडमिक बुक है। एकेडमिक बुक कहने का मतलब ये है कि जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जो स्कॉलर्स पढ़ते हैं, उस टाइप की बुक है। हालांकि उसमें फैक्ट्स हैं लेकिन कम फैक्ट्स हैं। सेकंड चीज़, जो फैक्ट्स हैं वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड करने का मतलब आपको खोजना पड़ेगा कि हाँ, आप पढ़ने के दौरान निकल जाइएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। लेकिन उसकी राजीव अहीर की लैंग्वेज ऐसी है कि आपको फैक्ट्स समझ में आ जाएंगे कि नहीं ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको याद रहना चाहिए। हालांकि आप बिपिन चंद्रा में पढ़ते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ फिर बिपिन चंद्रा में समस्या, एक अलग समस्या ये है कि उसकी बहुत सारी किताबें, पतली वाली आती है ओरिएंट ब्लैक की, और एक और मोटी किताब आती है। तो जो पतली वाली बुक है उसमें सारे फैक्ट्स नहीं दिए हैं, उसको मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा, वो सारे फैक्ट्स नहीं है उसमें। जो मोटी वाली बुक है उसमें सारे फैक्ट्स लगभग हैं, लेकिन उसको खोजना, उसको इकट्ठा करना, ये थोड़ा टफ काम है। और ख़ासकर जब राजीव अहीर ने जो बुक लिखी है, वो खुद यूपीएससी क्वालिफाइड आदमी है, तो उन्होंने सभी फैक्ट्स को इकट्ठा करके लिखा एक बुक में। तो जब हमको वही काम करना है और वो काम कोई करके दे रहा है पहले ही से और किया हुआ, तो क्यों ना उसको हम पकड़े। सेकंड चीज़ है, अगर ये सब आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एस.के. पांडे की बुक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस.के. पांडे की सबकी बुक आती है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के लिए भी। एक सवाल ये भी उठता है कि सब लोग चाहते हैं कि, सब लोग नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि जो सारी किताबें वो बर्णवाल सीरीज जो आती है, बर्णवाल, महेश बर्णवाल की, वो पढ़ ली है। पढ़ सकते हैं, लेकिन महेश बर्णवाल की किताब मैं ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, बशर्ते कि इन सब्जेक्ट्स के लिए, हिस्ट्री या पॉलिटी सब के लिए। सब किताब एक स्पेसिफिक वे में, एक स्पेसिफिक टेस्ट में लिखी जाती है,
जिसका एक अलग अपना स्वाद है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताब को पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। हालांकि बर्नवाल सीरीज भी ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है आपको 6 to 12, या फिर कुछ नहीं पढ़िए, चुपचाप महेश बर्नवाल की नई एनसीईआरटी की एक सीरीज आई है, उसका ज्योग्राफी वाला पार्ट ले लीजिए और उसको पढ़िए। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए कि ज्योग्राफी के आपके एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको याद भी रखना पड़ेगा। उसी तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक एम लक्ष्मीकांत, सारे क्वेश्चंस आपके उससे हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन संभव है बहुत टफ पूछ, हालांकि बीपीएससी नहीं पूछता, वो यूपीएससी का अपना है तरीका। तो बीपीएससी में एक आध क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि बाहर से तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो भी सवाल आएंगे वो एम लक्ष्मीकांत के द्वारा आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे आते इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से जो सवाल रहते हैं वो टेक्निकल इकोनॉमिक्स से नहीं रहता। टेक्निकल इकोनॉमिक्स से मतलब कि ये हुआ कि काफ़ी डेप्थ में जाकर नहीं पूछा जाएगा आपसे, ऊपर कुछ टर्म पूछे जाएंगे, या फिर इकोनॉमिक सर्वे जो आता, बजट आता, उसके द्वारा पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड पढ़नी पड़ेगी, पूरी पढ़ने जाइएगा। खासकर ऐसे लोग जो नए हैं तो उनके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। जो पहले से पढ़े हुए तो उनके लिए दिक्कत उतनी नहीं होगी, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत समस्या हो जाएगी। प्रतियोगिता दर्पण की अर्थव्यवस्था के स्पेशल एडिशन आता है इकोनॉमी का, उसको आप ले सकते हैं। उसको लेने का एकमात्र कारण ये है कि उसमें सभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट के फैक्ट को इकट्ठा करके दे दिया जाता है। बिहार का और बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे नहीं रहेगा उसमें, लेकिन भारत का जो इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिलीज करती है डॉक्यूमेंट वो रहेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं और उससे सवाल आते हैं, इसलिए इसको लेने की बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है करंट अफेयर्स, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के बाद। हिस्ट्री के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में देखिए, एक तो आपका प्रतियोगिता दर्पण का मंथली मैगजीन है, परीक्षा मंथन का भी करंट अफेयर्स आता है, दृष्टि का मंथली मैगजीन है, और हर रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़ने का भी कंसेप्ट चलता है इसकी तैयारी में। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो सब चीज़ करना संभव नहीं है। तरीका इसका ये होता है कि आप कोई एक मैगजीन उठाइए, एक मैगजीन बोले तो प्रतियोगिता दर्पण का मंथली मैगजीन उठाइए, उसको पूरा पढ़िए और उससे वन लाइनर आप निकाल कर रख लीजिए कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। वन लाइनर इसलिए ताकि आपको रिवीजन में मदद मिले, और जब परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा या एग्ज़ाम होने वाला रहेगा उसके बाद या उसी समय, उसके बाद क्या, नोटिफिकेशन के बाद परीक्षा मंथन का कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का, 6 महीने का, 1 साल का, या घटना चक्र का भी आता है, या परीक्षा वाणी का भी आता है, बहुत सारे हैं, जो आपको सही लगे। मेरे हिसाब से परीक्षा मंथन बहुत अच्छा है, तो आप उसको ले लीजिए, उसको पढ़िए। दृष्टि का जो मंथली मैगजीन है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन दृष्टि का मंथली मैगजीन या प्रतियोगिता दर्पण में से कोई एक ले। समस्या आती है कि दृष्टि का जो मंथली मैगजीन है वो यूपीएससी को पर्सपेक्टिव बना के लिखा गया है, तो वहाँ पे जो अप्रोच है मैगजीन का वो थोड़ा अलग है, और प्रतियोगिता दर्पण वनडे एग्ज़ाम के लिए बना है, जो करंट अफेयर्स जिसमें ऐसा पूछा जाता है, वन लाइनर टाइप का रहता है, तो उसके हिसाब से फिर बीपीएससी के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जिस भी मैगज़ीन को फॉलो करें उसको पढ़ें, उसमें से अपने हिसाब से वन लाइनर करंट अफेयर्स निकालें, और कोशिश करें कि हर एक मंथ के मैगज़ीन से आप 100 वन लाइनर निकाल के उसको 1-2 पेज में लिख लें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप उसको कम से कम 5 बार 10 बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मैगज़ीन रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। और लास्ट में परीक्षा मंथन का कंपाइलेशन ले लें, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ होता है सभी करंट अफेयर्स, और उसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग में जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यही किया है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक आती है इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़ना है बिहार स्पेशल में। इसी में जो भी आपको दिया रहेगा लेटेस्ट एडिशन ले लीजिएगा। इसमें हिस्ट्री तो बदलेगा नहीं, ज्योग्राफी नहीं बदलेगा, इकॉनमी में थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाएगा और पॉलिटी भी मोटा मोटी वही रहेगा। और एक और चीज़, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, बिहार का बजट पढ़िए और बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़िए। इसके लिए लास्ट में घटना चक्र का आता है, एग्ज़ाम के टाइम में ही वो सब आएगा, वो सब आता है। पतली पतली किताबें रहती है छोटी छोटी, उसको आप ले लीजिए, उसको पढ़िए। देखिए बिहार स्पेशल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारण क्या है कि अगर आप इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखिएगा तो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के बाद इसी का नंबर है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो मान के चलिए आपके 25 से 30 सवाल आसानी से एग्ज़ाम में हो जाएंगे। और 25 से 30 सवाल 150 में आप देखिएगा तो लगभग 20% के आसपास आपको 18 से 20% आपको क्वेश्चंस निकल जाएंगे। और ये सब तो करना है बुक। और मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के लिए घटना चक्र का पूर्वालोकन सीरीज आप लेंगे। क्यों लेंगे उसको मैं बताऊंगा अभी, स्ट्रैटेजी वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। क्यों स्ट्रैटेजी वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको पूरा अच्छे तरीके से कवर करें। देखिए स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। देखिए बुक्स तो सबका वही रहेगा, मोटा मोटी थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, सबके पास दिमाग भी लगभग उसी रेंज में है, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कहने मतलब पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका मतलब हम कैसे काम करेंगे इसका मतलब हमको पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हैं। मतलब प्रत्येक स्टेप पता होना चाहिए। जैसे जिस रास्ते से आप जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका कदम उस ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न इतिहास से आते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले इतिहास से चालू करेंगे। इतिहास में भी आधुनिक भारत से शुरू करेंगे। आपको जैसा बताया गया स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा की किताब को स्टार्ट करना है, या फिर SK पांडे को भी आप चालू कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जिस भी टॉपिक को पढ़ें पूरा एक बार में नहीं ख़त्म करना है बुक। आपको मान लीजिए आप पढ़ें, सबसे पहले हिस्ट्री में पढ़ें कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आपको उसके बाद जाकर पूर्वालोकन सीरीज में उस टॉपिक के क्वेश्चन को करना है। जितने भी क्वेश्चन है 25, 30, 40 जितने भी क्वेश्चन उसको करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक में जाइए, फिर उसके क्वेश्चन को पूर्वालोकन सीरीज में खोजिए, उस टॉपिक को कीजिए। इस टाइप से हम लोग टॉपिक क्वेश्चन इस टाइप से स्टेप ले लेके आगे बढ़ेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे दो फ़ायदा होगा। पहला बात होगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होंगे, और दूसरा चीज़ कि आपका रिटेंशन पावर, याद करने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी दौरान हम लोग क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो अभी नहीं, जब सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आधुनिक भारत मान लीजिए आपने SK पांडे या राजीव अहीर से पढ़ा, साथ में आप पूर्वालोकन सीरीज के क्वेश्चंस भी लगाते गए प्रीवियस ईयर के, तो उसके बाद क्या करना है कि सबसे लास्ट में जब ख़त्म हो जाए आधुनिक भारत तो आपको एक रिवीजन नोट्स बनाना है, जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 7 से 8 पेज में, मैक्सिमम 10 पेज तक जाए तो जाए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि 5 से 7 पेज में आप उसको रखिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में बस वही रिवाइज करके जाना है। देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी किताब को आप 4 से 5 बार पूरा पढ़ें। पूरा पढ़िएगा तो ठीक है, पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी स्टेप है कि एक नहीं 2 बार अगर आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ लीजिए पूरा किताब, लेकिन उसका माइक्रो नोट्स, उसका रिवीजन नोट्स बना के रखिए, और वो 5 से 7 पेज में होना चाहिए। एकदम छोटा लिखिए, जितने फैक्ट्स उसमें डाल सकते हैं बुक के डालिए, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स डालिए, कोई भी कंसेप्ट या कोई भी इस टाइप का आलतू फालतू का चीज़ नहीं डालना है उसमें। सेकंड चीज़, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ें। टाइमलाइन कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें कौन सी घटना हुई, वो कब हुई, उसका
ईस्वी याद कर लिया, उसके बाद कौन सी घटना हुई, ईस्वी याद कर लिया उसका। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं होंगी, इस बीच में जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी उसको नोट कर लेना है, बस नाम लिख लेना है। और जब रिवीजन कीजिएगा तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ इस दोनों के बीच में ये घटना हुई, ये घटना हुई, ये घटना हुई। उसको पूरा पूरा अपने रिवीजन नोट्स में नहीं लिखना है। कारण क्या है, अगर पूरा पूरा लिखिएगा तो वो तो दूसरा बुक ही तैयार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि दो घटनाओं के बीच में माइक्रो घटना मतलब जो ऐसी घटना है जो कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना इसको क्या बोलूँ मैं, उतना तवज्जो नहीं दिया गया, उतना इस पे नज़र नहीं दिया गया, लेकिन एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है। ठीक, तो टाइमलाइन के हिसाब से बनाइए कि सबसे पहले यूरोपियन कंपनी का आगमन, जैसे मैं बड़ा टाइमलाइन आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ, तो यूरोपियन कंपनी का आगमन में सबसे पहले आप देखिएगा कि पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ, फिर डच आए। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कब आई, उसके बाद कौन सी आई, मतलब एक टाइम फ्रेम में आपको पता होना चाहिए कि पहले ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई। इससे आपको हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन के हिसाब से आप पढ़िए। सेकेंड चीज़, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। इतिहास सबसे पहले पूरा ख़त्म करेंगे, कारण आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं। लगभग 35 से 40 सवाल, 35 से 40 सवाल, मतलब समझ रहे हैं। लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग मान के चलिए कि 1/3 से थोड़ा कम, लगभग 28% 27% क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें अगर बिहार की हिस्ट्री को जोड़ दीजिएगा तब तो और ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन। इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हिस्ट्री को ख़त्म किया जाए। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि इतिहास के बाद हम लोग तैयार करेंगे करंट अफेयर्स को। हालांकि करंट अफेयर्स के लिए अलग से समय, अलग से हमको निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है। वो हर दिन हमको 1 घंटा 1.5 घंटा देना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स में। उसका तरीका क्या है, वही प्रतियोगिता दर्पण या फिर आप दृष्टि की मैगजीन पढ़ते हैं तो उसको उठाइए, उसको आप पढ़िए। उसको याद करने का शुरू में कोशिश नहीं करना है, बस उसको पढ़ते जाइए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है उसको नोट डाउन करते जाइए पेज में। और हर एक महीने में आपको 100 पॉइंटर्स निकालने, 100 वन लाइनर्स। और उसको मैगजीन ख़त्म करने के बाद 3 से 4 बार रिवाइज करना है। देखिएगा आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसका नोट्स, उसका नोट्स, इसके चक्कर में आपको परेशानी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, हासिल कुछ नहीं होगा। जिसका भी नोट्स आप उठा के लाइएगा, बात उसमें वही लिखा रहता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ फॉलो करें उसको पूरा पढ़ें। ये नहीं कि इधर से ये नोट्स लाएं, उधर से प्रतियोगिता दर्पण ले आए तो न ये होगा ना वो होगा, कुछ नहीं हो पाएगा और सब ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए एक चीज़ को पकड़ें और पूरा याद करें। आगे प्रतियोगिता दर्पण के बाद, मतलब करंट अफेयर्स के बाद, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। पॉलिटी में सिंपल और स्ट्रेट है कि हमको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। उसमें भी मेन फैक्ट को नोट कर लीजिए, आप पढ़ते जाइए। 2 बार कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा पकड़ बनाने के लिए। और उसको नोट कर लीजिए, अपना एक नोटबुक में, कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। जितना बार रिवाइज कीजिएगा, पॉलिटी में एक समस्या क्या है, समझ में सब आता है लेकिन जब आप टेक्निकल क्वेश्चंस में घुसिएगा तो टफ हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि, और एक चीज़ याद रखिएगा कि पॉलिटी में क्वेश्चन जो दिनों दिन है उसका स्तर ऊपर उठ रहा है। एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे इस बार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्सेस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का एक क्वेश्चन आया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। प्रीलिम्स में बहुत लोगों ने गलत किया, बहुत लोगों ने क्या, लगभग 90% लोगों ने गलत किया। जिनके कंसेप्ट्स क्लियर थे और जिन्होंने 2 बार 3 बार रिवीजन कर रखा था, उनके ही क्वेश्चन वैसे सही हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं उदाहरण देता हूँ। एक आया था फेडरलिज्म पे क्वेश्चन, संघवाद पे, जिसको बहुत कम लोग समझ पाए क्वेश्चन की साला फेडरलिज्म पे है कि क्या है, कुछ समझ ही नहीं आया लोगों को, सब उल्टा पुल्टा टिक मार के आ गए और सबका गलत हुआ। तो ये समझना ज़रूरी है। और पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्मीकांत को 2 बार पढ़िए, उसके मेन पॉइंट्स जो आपको लगते हैं उसके नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद ज्योग्राफी महेश बर्णवाल के द्वारा करनी है आपको। उसको पूरा पढ़ना है, उसको कोई पेज को नहीं छोड़ना, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हालांकि कुछ पेजेज हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरा उसको करना है।
ठीक, उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आप किताब में उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको रंग दीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन उसको नोट्स बनाने का जहमत नहीं, क्योंकि बुक खुद नोट्स के फॉर्म में लिखी गई है, मेन पॉइंट्स दिए गए, बस उसको याद करना है। इसके बाद आएगा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए वही इम्तियाज़ अहमद की किताब बिहार एक परिचय हम लोग करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा हमने पहले कहा कि इम्पोर्टेंस हमको इसलिए लग रहा है ना क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, और बात भी सही है क्योंकि क्वेश्चन हमको करना है, तो इस हिसाब से ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के बाद। तो इसको हमको करना है पूरा करने का मतलब बिहार एक परिचय हिस्ट्री करेंगे, उसमें भी हिस्ट्री पे जोड़ देंगे, ज्योग्राफी से सवाल आता है उसमें, पॉलिटी से आता है, इकॉनमी के डाटा अगर पुराने रहेंगे, पुराने एडिशन आप पढ़ें तो उसको छोड़ दीजिएगा, इकॉनमी के जो डाटा रहेगा उसके लिए हम बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का बजट पूरा करेंगे। पूरा मतलब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, उसमें से मेन पॉइंट्स निकाल लेंगे, 40 पॉइंट इसमें से इकोनॉमिक सर्विस में 40-50 पॉइंट और 10 से 20 पॉइंट आपके बजट से। सवाल वहीं से आते हैं, इस साल भी आया है, बहुत सारे लोग गलत करके आए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, एक सवाल आया था जिसमें पूछा गया था कि भारत से जो मीट एक्सपोर्ट होता है, भारत से जो मीट बाहर भेजा जाता है, उस वर्ल्ड के कितने परसेंट का है, वो वर्ल्ड में कितना परसेंट भारत से मीट भेजा जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर सब लोग खोजते खोजते परेशान हो गए, सब कहीं नहीं मिला। वो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था और वो उसमें दिया हुआ था। इसलिए ज़रूरी है कि वैसे वैसे क्वेश्चन किया जाए पूरा। बिहार का जीडीपी पूछ सकता है आपको, करंट प्राइस पे बिहार का जीडीपी पूछ सकता है आपको, चालू प्राइस पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे आने वाले समय में। और लास्ट में इकॉनमी में जैसा हमने बताया कि आपको पूरा कोई किताब नहीं पढ़ना है, बेसिक टर्म्स जानना है। और प्रतियोगिता दर्पण का आप इकॉनमी का सीरीज़ नहीं, वो विशेषांक एक ही बुक आती है, वो लेना है आपको, ताकि आपको सारे डाटा आपको मिल जाएंगे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का। लेकिन उसमें बिहार का नहीं मिलेगा, बिहार से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना ही पड़ेगा खुद से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हम लोग आपको गाइडेंस कैसे देंगे। देखिए, गाइडेंस की जब बात आती है तो एक चीज़ तो समझना पड़ेगा कि हम लोग कितना भी मेहनत करें, कुछ भी करें, करना आपको है, तो आपको अपने स्तर पे काम करना पड़ेगा। ठीक, अब आपको अपने स्तर पे क्या काम करना है ये हम आपको बता सकते हैं। तो हम लोग आपको एक टॉपिक वाइज लिस्ट देंगे कि आपको कितने दिन में कितना टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके हिसाब से हम लोग एक वीडियो लेक्चर सीरीज भी चलाएंगे जो कि फ्री होगा, कोई भी पैसा इसमें किसी से नहीं लिया जाएगा, पूर्णतः फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज आपको दिया जाएगा। और हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत से, तो उसका वीडियो लेक्चर सीरीज जल्द ही अपलोड होना चालू हो जाएगा और आप उसको फ्रीली यूज कीजिए, पढ़िए उससे। और जैसे ही आधुनिक भारत पूरा ख़त्म होगा उसके बाद एक टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें जो लोग भी देना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। और वो जो भी जुड़ेंगे उनमें से 200 लोगों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 200 लोगों को क्यों सेलेक्ट करेंगे, जैसा हमने पहले बताया कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बीपीएससी की तैयारी करें, बहुत लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इधर उधर, तो हम लोग उनको पर्सनल गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। और उनको हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, मतलब कि जैसे हाथ पकड़ के दरवाज़ा पार कराना, उस टाइप से हम लोग उनको प्रीलिम्स पास कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, सेकंड चीज़, जो लोग इसमें नहीं आ पाएंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए फ्री वीडियो लेक्चर आते रहेंगे और उनको भी कोई पैसा नहीं देना है। ये वीडियो लेक्चर जो है ये बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। समझाने का तरीका मोस्टली हिंदी ही रहेगा, अंग्रेजी मिनिमम यूज की जाएगी। और नोट्स जो रहेंगे, जो पीपीटी रहेगा, जो स्लाइड्स बनाए जाएंगे, वो कोशिश किया जाएगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहे। देखिए, बेसिकली आपको कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है उन किताबों में से जिसको पढ़ के और लोग निकल चुके हैं या जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, वो उनके गाइडेंस से आप पढ़िएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि ये टॉपिक करने से मेरा प्रीलिम्स निकलने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे गाइडेंस का बेसिक फ़िलॉसफी, बेसिक दर्शन यही रहेगा कि हम आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू समझाएंगे। आपको टास्क दिया जाएगा कि ये बुक से ये कंप्लीट कीजिए, अपना पढ़िए
और उसको कंप्लीट कीजिए और लास्ट में हम लोग टेस्ट लेंगे, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। हालांकि देखेंगे अगर 200 लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा मिलेंगे तो भी उनको हम करना चाहेंगे, कम मिलेंगे जितने भी मिलेंगे 10, 20, 50, 100 उनको भी फुल गाइड किया जाएगा। लास्ट में आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम लोग की टीम क्या है, इसमें से बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं या बहुत सारे लोग हम लोग इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। अब हम लोग को फ्री टाइम है लगभग, ऐसा कुछ होना है नहीं है अभी, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बीपीएससी का एक फ्री कोर्स चलाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। इसके लिए हम लोगों ने फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज का एक योजना बनाया और उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। तो आप लोग को जैसा लगता है उचित लगता है आप लोग इससे जुड़िए, इससे फ़ायदा लीजिए और प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए। जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा उसमें से कुछ लोग को हम लोग मेंस के लिए भी गाइड करेंगे, मतलब कुछ लोगों को क्या जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए भी गाइड करेंगे और उनको फिर इंटरव्यू के लिए आगे हम लोग गाइडेंस देंगे। तो जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाकी जो भी आपको सवाल लगता है अपना कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।